जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए पॉलिटी सीखने के क्रम में हम पिछली कक्षा से जो कल हमारी कक्षा हुई थी जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया था साधारण विधेयक और धन विधेयक और वित्त विधेयक, उससे आगे की आज क्लास होगी। आज हम लोग देखेंगे कि जो भारत सरकार की निधियाँ हैं और उसमें कौन कौन सी निधियां हैं, संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, लोक लेखा निधि है, इन सब को हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद संसद से जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पूछे गए हैं, चाहे वो 79 हो या 80 हो या 81 हो या फिर 100 हो, 105 हो, इस तरीके से हम लोग सारे अनुच्छेद को एक एक करके देखेंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें जो है हम लोग आने वाले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके चीज़ों को हम लोगों ने कंपाइल तरीके से इकट्ठा किया है और आज वहीं से हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षा में देखा होगा कि साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है। आज उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है कि जो सरकार है उसको ये देश चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, निधि की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। वो पैसा कहाँ होता है, किसके पास होता है और वो कौन निकाल सकता है, इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है कि जो धन देश की संपत्ति है वो किसी एक हाथ में हो और उसको कोई एक व्यक्ति निकाल के और चाहे जिसको दे दे या फिर कहीं उसका दुरुपयोग करे। संसद के बिना अनुमति के कोई एक व्यक्ति पैसा नहीं निकाल सकता है। आज उन्हीं सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि इतने बड़े देश का जो बजट है, इतने बड़े देश का जो धन है वो कहाँ होता है, किसके पास होता है और कैसे वहाँ से धन निकाल के देश के उन्नति के लिए खर्च किया जाता है। आज उन्हीं सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो निधियाँ हैं, संसद की निधियाँ, इन्हें कहा जाता है संसद की निधियाँ। कितने प्रकार की हैं? तो 3 जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि में क्या होता है, भारत सरकार के पास जो धन होता है, चाहे वो किसी देश से लिया गया ऋण हो अथवा तो जो भारत ने किसी देश को ऋण दिया है उससे जो ब्याज मिला है वो हो, या फिर कह सकते हैं कि जो कर लगाया गया है, कर से जो करारोपण किया गया है उससे जो धन मिला है वो हो। इन सब का जो है लेखा जोखा या कह सकते हैं ये जो पूरा धन होता है ये कहाँ होता है इकट्ठा, तो संचित निधि में होता है। यहाँ संचित निधि में पैसा इकट्ठा होता है और यहाँ से धन निकाल के देश के कामों में लगाया जाता है, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए और नागरिकों के विकास के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा के लिए यहाँ से धन खर्च किया जाता है। और ये अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो संचित निधि का वर्णन जो है वो 266 अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि संचित निधि किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे कि 266 में। 266 में इसमें क्या होता है, तो सरकार के सभी राजस्व, सरकार के जो सभी राजस्व हैं वो यहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं, संचित निधि में रखे जाते हैं। अब जैसे आपके घर में होगा कि कोई पैसा मान लेते हैं कि इकट्ठा होगा तो वो बैंक में रखा होता है, वो एक मायने में कह सकते हैं कि वो संचित निधि है ना। संचित निधि जो आपके घर वाले इकट्ठा करके रखे होंगे, बैंक में पैसा जमा होता है, वो संचित निधि है, मान सकते हैं आप ऐसा। अब संचित निधि से धन निकालने के लिए एक लोग की सहमति होती है, हो सकता है आपके घर में एक लोग की सहमति हो। वैसे जो बैंक में जो जमा होता है धन, उसमें जब घर के कई सदस्य कहते हैं कि अरे यार बैंक से जो पैसा है वो निकाल लीजिए, 2-3 लोगों की सहमति होती है तब बैंक से पैसा निकलता है। ऐसे ही संसद में जो है वो किसी एक व्यक्ति के सहमति से नहीं होता, उसमें संसद जो है वो पारित करती है बिल, तब जाके संचित निधि से धन निकाला जाता है। ऐसे समझिए। धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है, विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है भैया, इसके लिए है ना। विनियोग विधेयक क्या है, विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या पारित कराना पड़ता है, विनियोग विधेयक। ये एक विधेयक होता है, इसको पास कराना पड़ता है संसद के द्वारा। विनियोग विधेयक पास होता है तब जो है पैसा भारत सरकार निकाल सकती है, यही चीज़ कह रहा है।
अच्छा, विनियोग विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 114 में किया गया है, 114 में किया गया है। संचित निधि 266 में किया गया है। ये अनुच्छेद पूछे गए हैं। सरकार अब पैसा निकाल भी ली, मान लेते हैं कि विनियोग विधेयक किसी कारणवश विनियोग विधेयक नहीं पास हुआ, तब क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन में जो देखिए बजट सत्र जो होता है, आपने देखा होगा कि 3 सत्र होते हैं, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, और एक क्या होता है? शीतकालीन सत्र। तो ये तीनों सत्र चलते हैं। तो उसमें जो बजट सत्र होता है, बजट सत्र बजट क्या है? एक साल का सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जो वो बजट कहलाता है। और बजट का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 112 में किया गया है। हम अभी आगे देखेंगे कि बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो विनियोग विधेयक पारित करा लिया जाता है और वहाँ से धन निकाल के देश की उन्नति के लिए प्रयोग किया जाता है। सड़क बनाना है, बिजली बनानी है, या बिजली का कारखाना खोलना है, रेलवे लाइन बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। ये सब सारी चीज़ें कौन करेगा? तो भारत सरकार करेगी। तो उसके लिए धन की ज़रूरत होगी, तो धन निकाल के यहाँ से खर्च किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि लेखानुदान जो है, लेखानुदान की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद किस में है? 116 में है। किस में है? अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान, है ना। और बजट की जो प्रक्रिया है हमने देख लिया, संचित निधि से धन निकाल लिया गया और उसके लिए विनियोग विधेयक पास कराना पड़ता है। संसद से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचित निधि से धन नहीं निकाला जाता, संसद अनुमति देती है तब धन निकाला जाता है। और विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है संचित निधि से धन निकालने के लिए। मान लेते हैं कि बजट का सत्र चल रहा हो, और बजट पास नहीं हो रहा हो, बजट पास नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में, उस टाइम ड्यूरेशन में भारत सरकार को अगर धन की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि बजट सत्र चलता है, लंबा चलता है, तो उस कंडीशन में अगर भारत सरकार को ज़रूरत है, भाई इतना बड़ा देश है, पैसा निकालना है, पैसे की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो उस कंडीशन में बजट सत्र में जो बजट पास नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में संसद को चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? लेखानुदान लेके आते हैं। लेखानुदान के द्वारा उतने समय के लिए धन निकाल लिया जाता है और देश को चलाया जाता है। जब बजट पास हो जाता है तो उसी से खर्च फिर आगे चलता है, यही चीज़ है। तो लेखानुदान किस अनुच्छेद में है? 116 में। संचित निधि 266 में, विनियोग विधेयक 114, लेखानुदान 116। इसमें क्या होता है? बजट प्रक्रिया पूरी ना होने तक संसद के खर्च के लिए लेखानुदान लाया जाता है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। संचित निधि देख लिया हमने, अब लोक लेखा निधि देखेंगे। 3 निधियाँ देखनी है, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। अब हम देखेंगे लोक लेखा निधि। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 266 में। 266 में दूसरा पॉइंट ये है, एक संचित निधि है, दूसरा लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि मतलब लोगों से है ना, लोगों से, जो लोगों की जो देश के नागरिक हैं, या उनसे जो कह सकते हैं कि जो टैक्स है, टैक्स नहीं कह सकते हैं, उनके ऊपर जो दंड दिया गया है न्यायालय द्वारा, उससे जो धन मिलता है, वो सब कहाँ इकट्ठा किया जाता है? तो लोक लेखा निधि में। लोगों की जो निधि है, आप लोग जो जमाएँ रखते हैं बैंक में जो लोग जमा रखते हैं अपना, वो लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो सब कहाँ होता है? तो लोक लेखा निधि में होता है। लोक लेखा निधि में उसे रखा जाता है। किस अनुच्छेद में है ये वर्णन? 266 में। सभी अन्य सार्वजनिक धन, यानी कि कह सकते हैं जो संचित निधि में धन शामिल नहीं है, जो वहाँ नहीं शामिल है, उसको आकस्मिक निधि में शामिल किया गया है। यहाँ जो शामिल किया गया है उसको संचित निधि में आप शामिल नहीं करेंगे। तो आकस्मिक लोक लेखा निधि में सभी अन्य जो जमाएँ हैं, सार्वजनिक जमाएँ हैं, जैसे संचित निधि के जो अलावा जो जमाएँ हैं, जैसे निधि जमा, न्यायिक जमा, बैंक जमा, ये सब कहाँ रखा जाता है? लोक लेखा निधि में, है ना। और यहाँ पे जो है भुगतान यहाँ से कराने के लिए, यहाँ से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी नहीं आवश्यक होती है। भुगतान संसदीय विनियोग के बिना भी किया जाता है। विनियोग विधेयक के बिना भी यहाँ से भारत सरकार पैसा निकाल सकती है। कहाँ से? लोक लेखा निधि से। लेकिन संचित निधि से पैसा निकालना हो तो संसद की मंजूरी आवश्यक है, उसके लिए विनियोग विधेयक पास कराना पड़ता है। और ये अनुच्छेद आप याद रख लिए, 266 संचित निधि, विनियोग विधेयक 114, लेखानुदान
116 एग्ज़ाम में पूछा गया है। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो होता है वो क्या होता है भैया, नाम से ही पता चलता है कि अटेंडम में कोई खर्च देश को आवश्यक हो गया, जो अति आवश्यक है कि बिना उसके काम चलने वाला नहीं है, या ऐसी कोई कंडीशन आ गई, विपदा आ गई, उस कंडीशन में आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है कि देश के संकट की स्थिति में यहाँ से धन निकाल के उस पर व्यय किया जा सके, संकट की स्थिति में। चलिए, ये किसके अंडर में होता है, तो ये राष्ट्रपति महोदय के अंडर में ये चीज़ें होती हैं। अगर भारत सरकार को ऐसी कोई आपदा आ पड़ी, कोई विपदा आ पड़ी और धन की ज़रूरत पड़ी अचानक से, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे और वहाँ से कहेंगे कि हमको पैसे दे दीजिए, हमको धन दे दीजिए। कितना धन चाहिए, राष्ट्रपति पूछते हैं, तो इतना धन चाहिए। क्या करोगे, यहाँ आपदा आ पड़ी है, देश पे संकट आ पड़ा है, तो अच्छा ठीक है ले जाओ, वापस कब करोगे, जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो हम वापस कर देंगे। बोले ठीक है ले जाओ। तो वही कंडीशन कह रहा है कि आकस्मिक निधि से जो धन निकालने की ज़रूरत होती है वो राष्ट्रपति की मंजूरी से होता है। जब कार्य पूरा हो जाता है, जब कार्य संपन्न हो जाता है, उस कंडीशन में उतना पैसा संचित निधि में, आकस्मिक निधि में वापस कर दिया जाता है। इतनी चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 267 में ये अनुच्छेद पूछा गया है। आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है, तो भारत सरकार निकाल सकती है। किसके आदेश से, तो राष्ट्रपति महोदय के आदेश से। क्यों बनाया गया है आकस्मिक निधि की व्यवस्था, तो राष्ट्रपति के अधीन, किसके अधीन रहता है, ये राष्ट्रपति के अधीन रहता है ना। किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राष्ट्रपति अधिकृत कर सकते हैं, किसी अप्रत्याशित घटना के लिए या कोई अप्रत्याशित जो कंडीशन आ गई, उस कंडीशन में धन निकाला जा सकता है यहाँ से। इतनी बातें हैं। तो संसद की निधियाँ हमने देखी, कौन कौन सी, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि के बारे में हमने देख लिया 3-4 बातें, लोक लेखा निधि के बारे में देख लिया, और आकस्मिक निधि के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो संसद के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे गए, संसद के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बजट के बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद क्या है, 79 में पूछा गया एग्जाम में। 79 में क्या है, तो संसद का वर्णन किया गया है। संसद, भारत की जो संसद है उसका उल्लेख किया गया है 79, अनुच्छेद 79 में। 80 में क्या है, अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है। देखिए 80 में लोकसभा मत करिएगा, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 81 में क्या है, लोकसभा है। उसके बाद अब आ जाते हैं 100 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 100 में क्या है, तो आपने देखा होगा, अभी हम पिछली क्लास में देखे हैं कि जब वोटिंग, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की बात होती है, या कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा में पीठासीन अधिकारी हैं, वो वोटिंग कराने की जब कंडीशन आती है कोई बिल पे संसद के सदस्यों का, तो उस कंडीशन में जब वोट बराबरी के कंडीशन में होता है, 50-50 होता है, तो उस कंडीशन में फाइनल अगर डिसीजन लेना होता है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो वोट डालते हैं। तो वही कह रहा है कि जब किसी भी मुद्दे पर फाइनल, यानी कि 50 वोट इधर 50 वोट उधर हो गया है, तब ऐसी कंडीशन में एक मत लास्ट में देने वाला कि किसके पक्ष में जाएगा, तो उस कंडीशन में लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो वोट डालेंगे। और ये जो है एक लोकसभा की जो सीट है, यानी कि कह सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की जो सीट है, वो तटस्थता की भाव को शो करता है कि आप किसी पार्टी विशेष के लिए या फिर किसी एक, कह सकते हैं कि सरकार के फेवर में नहीं है, आप निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। तो वो दर्शाता है, वो जो फाइनल वोट डालते हैं कौन, लोकसभा के स्पीकर, उस कंडीशन में इस चीज़ को दर्शाया जाता है। तो 100 में क्या है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो फाइनल वोट डालते हैं किसी भी बिल पे जब 50-50 की कंडीशन आती है। 79 में संसद देख लिया, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, और 100 में अध्यक्ष महोदय जो वोट डालते हैं। 105 में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया। आपने देखा होगा कि संसदीय विशेषाधिकार है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो संसद के सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसी का वर्णन किया गया संसदीय विशेषाधिकार में। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या जो है विशेष अधिकार संसद के सदस्यों को दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 108, 5 में 3 जोड़िए, 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 में क्या किया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है कि संयुक्त अधिवेशन कब होता है भैया, संयुक्त अधिवेशन कब होता है, तो जब किसी साधारण बिल पे ऐसी कंडीशन आ जाती है
कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। पूछा गया है संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति महोदय। अच्छा, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। 118 में जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब एकदम पेटेंट है क्वेश्चन, ये सब आना तय है आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हो, पीसीएस का पेपर दे रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि वनडे एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे जो है सवाल यहाँ से बनते हैं। आप लोग ईमानदारी से इसको पढ़िए और यकीन मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम लोग जीरो से एकदम पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं। और आज संसद का लगभग आज या कल अगली क्लास में इसका समापन हो जाएगा। उसके बाद हम न्यायपालिका पे सीधे आएंगे। एकदम जीरो से हम लोग पूरे तरीके से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं। आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करिए, लोगों को तक पहुंचाइए इसको, है ना। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा आप लोगों को। चलिए, हमने देखा 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। उसके बाद 100 वोट डालेंगे अध्यक्ष महोदय 50-50 के कंडीशन में। 105 संसदीय विशेषाधिकार, 108 संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद 110 धन विधेयक। अभी पिछली कक्षा में हमने देखा धन विधेयक का प्रावधान किस में किया गया है, 110 में किया गया है। 112 में बजट, 112 में बजट। हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पहले अनुच्छेद देख लेते हैं बजट क्या है। 112 में बजट और 116 में लेखानुदान, 116 में लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक। ये सब पूछा गया। बजट 112, 116 में लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक, 117 में वित्त विधेयक और 122 में न्यायपालिका द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है न्यायपालिका को कि न्यायपालिका संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। 122 में ये चीज़ है। अच्छा, संसद को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दी गई है, कहाँ, न्यायपालिका में। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पृथक्करण किया गया है किसका, न्यायपालिका का कार्यपालिका से। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है ना। न उसमें न्यायपालिका इंटरफेयर करेगी संसद में, और संसद जो है न्यायपालिका के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये चीज़ है। तो इतने अनुच्छेद हैं और ये टॉपिक है। बजट की बात कर लेते हैं हम लोग। बजट देखिए, आप लोगों का भी बजट होता है, वो महीने में गड़बड़ा जाता है कई बार। जब खर्चे जो है ज़्यादा हो जाते हैं और घर से पैसा कम आया है तो कंडीशन गड़बड़ हो जाती है। या फिर अपने घर पे देख लीजिए कि कई बार कई महीने में खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और पैसे उस हिसाब से नहीं होते हैं, तो बजट गड़बड़ हो जाता है। बजट का क्या मतलब है कि किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है वो बजट कहलाता है। वो बजट कहलाता है कि कितनी संपत्ति उस वित्तीय वर्ष में कितनी आई है या आएगी या कितना खर्च किया जाएगा, उसका विवरण जो दिया गया है वो बजट कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो बजट शब्द का ये उल्लेख किया गया है, ये संविधान में नहीं किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख बजट का नहीं किया गया है, बल्कि किसका किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। इसे लिख देते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहाँ किया गया है, 112 में। इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कह देते हैं, बजट कह देते हैं। तो इसमें सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, वो आप इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। राजकोषीय घाटा होता है, आमदनी होती है और कर राजस्व व्यय होता है, आय होता है, वो सब सारी चीज़ें आप इकोनॉमी में अच्छे से पढ़े होंगे। तो इतनी चीज़ें हैं। बजट संसद में पेश किया जाना आवश्यक होता है। उसी के द्वारा ये पता चलता है कि हाँ, सरकार आने वाले वर्ष में कितना खर्च किस मद पे कर रही है, उन सब का उल्लेख बजट में मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और जो भी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं वो आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए और यकीन मानिए कंटिन्यूटी के साथ अगर पढ़ेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सिलेक्शन पक्का है कि होने वाला है आप लोगों का। और देखिए, पढ़ना और पढ़ाना वो तो लगा ही रहता है। कोशिश करिए कि थोड़ा सा
खुशी मन से पढ़ा करिए, इरिटेट होके मत पढ़िए, है ना, एकदम रिलैक्स होके पढ़िए। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, इकट्ठा कोई लील नहीं लेता है भैया कि इकट्ठा कोई चीज़ खाई जाए और डाइजेस्ट कर ली जाए। पढ़ाई धीरे धीरे होती है और कंटिन्यूटी की प्रोसेस होती है। सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस बना के रखिए, कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए। हाँ, समय थोड़ा सा लंबा लग सकता है, अगर आप बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा समय लग सकता है, होपलेस मत होइए, लगे रहिए। और जिस दिन होगा सिलेक्शन उस दिन तो फिर क्या पूछना है, 4 चाँद लग जाएंगे आपके। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।